नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के बारे में। इंडिया के स्पाई मास्टर 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की आम व्यक्ति से भारत के जेम्स बॉन्ड बनने तक की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था 20 जनवरी 1945 का, जब अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी परिवार में हुआ था। डोभाल जी के पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री उपाधि प्राप्त की। अजीत डोभाल जी ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर किया। इनकी पहली पोस्टिंग केरल कैडर कोट्टायम जिले में एएसपी के रूप में हुई। अजीत डोभाल को सुर्खियों में लाया 1971 में केरल के हिंदू मुस्लिम दंगे ने। असल में डोभाल की पोस्टिंग को 3 साल ही हुए थे कि तभी कन्नूर जिले के थालासेरी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसे वहां के तत्कालीन पुलिस अधिकारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त के केरल चीफ मिनिस्टर करुणाकरण को एक ऐसे अफसर की जरूरत थी जो दंगों को शांत करें, शांति का माहौल बना सके। ये जिम्मेदारी उन्होंने अजीत डोभाल को दी। उस वक्त केरल सरकार ने अजीत डोभाल को थलासेरी भेजने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने मात्र 2 दिन में न सिर्फ दंगों को समाप्त किया, बल्कि उन दंगों के दौरान लूटे गए सारे माल को बरामद कर उनके असली हकदार को वापस भी लौटाया। इससे उनकी छवि एक दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में उभर कर सामने। इस काम के बाद अजीत डोभाल सबकी नजरों में आए और सबको लगने लगा कि इस ऑफिसर में कुछ तो अलग बात है। जब ही उनके कामों के चर्चे दिल्ली में बैठे सेंट्रल सर्विस में भी होने लगी। 1972 में उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और डेब्यूटेशन के लिए आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेज दिया गया। और यहां से शुरू होता है अजीत डोभाल का जासूसी सफर। आइए उनकी जिंदगी के इस पहलू पर नजर डालते हैं, जहां से वो भारत के जेम्स बॉन्ड बन गए। 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोभाल को आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। आईबी के शुरुआती दौर में वो फाइल वर्क और डेस्क वर्क ही करते हैं। इत्तेफाक से उसी टाइम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में माहौल खराब होने लग रहा था। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अपने आप को अलग देश घोषित करने की मांग कर रहे थे और वहां ये विद्रोह चरम पर था। सेना पर हमले हो रहे थे और माहौल बहुत बिगड़ चुका था। खासकर मिजोरम स्टेट वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट भारत से अलग होने की डिमांड कर रहा था। दिल्ली में इंडियन गवर्नमेंट के लिए यह सिचुएशन बहुत नाजुक थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती और नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो सकता था। इंडियन गवर्नमेंट ने तय किया कि आईबी से एक अफसर वहां जाए और इन विद्रोहियों को शांत करने की कोशिश करे। अब सवाल था, वहां जाएगा कौन? लेकिन नाम सिर्फ एक ही था, अजीत डोभाल। बल्कि अपनी शादी से कुछ ही दिनों बाद जब अजीत डोभाल को मिजोरम के हालात के बारे में पता चला, तो उन्होंने खुद से आगे आकर अपनी पोस्टिंग मिजोरम में मांगी थी। तब अजीत डोभाल वहां सीक्रेट एजेंट बनकर गए। वह विद्रोहियों से मिलकर मिजो आर्मी में शामिल हो गए। आगे चलकर उन्होंने विद्रोहियों का ब्रेन वॉश किया, फिर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। सिक्किम में भी मिजोरम जैसे हालात को अजीत डोभाल ने बहुत अच्छे से हल किया। 1975 में सिक्किम भी भारत में शामिल हो गया। सिक्किम को भारत में शामिल करने में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ था। जब ही से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाने लगा। मिजोरम और सिक्किम के योगदान की वजह से अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मेडल की विशेषता यह है, यह मेडल 14 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल को मात्र 7 साल की सर्विस में ही इस सम्मान से नवाजा गया। इसे 1975 में दिया गया। यह सच में उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति आई थी कि पंजाब में खालिस्तानियों का बवाल शुरू हो गया। खालिस्तानियों ने गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया था। अब अजीत डोभाल ने गोल्डन टेम्पल में अंदर जाने के लिए एक रिक्शा वाले का भेष बनाया और खालिस्तानियों को यकीन दिलाया कि वह एक आईएसआई एजेंट है, और वह गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए। फिर उनके साथ मिलकर रहने लगे। उनकी बहुत सारी जानकारी जुटाने में लग गए और वो सारी जानकारी इंडियन आर्मी को देते रहे, जिससे ऑपरेशन ब्लैक थंडर अपने अंजाम तक पहुंच पाया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल ने जो साहस भरा काम किया, उसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल पहले ऐसे पुलिस अफसर थे जिन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। और यही नहीं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अजीत डोभाल पाकिस्तान में भिखारी के भेष में भी रहे हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर प्रोग्राम डिटेल्स जुटाकर भारत भेज दी थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से
भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी जानकारी भारत के पास थी। इसीलिए पाकिस्तान भी भारत की इंटेलिजेंस का लोहा मानती है। अगर भारत उस समय पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देता तो शायद आज पाकिस्तान परमाणु पावर देश नहीं होता। अजीत डोभाल में एक चीज जो सबसे खास है, नेगोशिएशन स्किल्स, जिससे वह बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसका नमूना हमको कंधार प्लेन हाईजैक में देखने को मिला। कंधार प्लेन हाईजैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस प्लेन हाईजैकिंग के पीछे आईएसआई का हाथ था। उनकी मांग थी कि भारत अपने 89 नागरिकों की रिहाई के बदले उनके 50 से ज्यादा खूंखार आतंकी और $2 बिलियन दे। इन आतंकवादियों से बात करने के लिए जो डेलीगेशन बनाया गया था, उसमें अजीत डोभाल भी थे, जो बुरी से बुरी कंडीशन में दिमाग को शांत रखना वह अच्छी तरह जानते थे। उनको टेररिस्ट की मांग मंजूर नहीं थी, और जब वह उनसे बात करने गए और उनको अपनी बातों के चक्रव्यूह में फंसाया और उनको सिर्फ 3 आतंकवादी छोड़ने पर राजी कर लिया गया, और उनका यह ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। उनका यह सफर यही खत्म नहीं हुआ। अजीत डोभाल जी ने 7 साल पुलिस और 30 साल आईबी में काम करने के बाद वह जनवरी 2005 में आईबी चीफ के पद से रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद भी वे देश की पॉलिटिक्स और खासकर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में एक्टिव रहे। अब अजीत डोभाल की जिंदगी का बड़ा टर्न 2014 में आया, जब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। मोदी जी को अजीत डोभाल की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी थी। नई सरकार ने 2014 में अजीत डोभाल को 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए नियुक्त किया। एनएसए बनने के 2 साल बाद ही 2 जनवरी 2016 को कुछ आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरबेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को सारे सबूत देने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। भारत ने इस बार इससे एक बड़ा सबक लिया था। अब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी भी पॉलिसी बदलने की जरूरत थी। 18 सितंबर 2016 में उरी में मिलिट्री बेस पर फिर से हमला हुआ। काउंटर अटैक में सारे आतंकी मार दिए गए, लेकिन हमारे 18 जवान भी शहीद हुए और घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ दलजीत सिंह, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और एनएसए अजीत डोभाल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। अजीत डोभाल के मन में इस बार कुछ अलग ही चल रहा था। पूरा देश बदला मांग रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ कह दिया था कि भारत इस हमले को नहीं भूलेगा। अब वक्त था डिफेंसिव ऑफेंस का सही मायने में यूज करने का। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, डीआरडीओ और रॉ की मदद से हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ऐसा करके उन्होंने आतंकियों की जानकारी हासिल की, उनके लॉन्च पैड ढूंढ निकाले। सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान उनके दिमाग में घूम रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है दुश्मन के घर में घुसकर उनको भून डालना। इसके लिए कमांडोज को पूरी तरह से ट्रेंड करके भेजा गया। पीओके में घुसकर हमारे कमांडोज ने आतंकियों के लॉन्च पैड को उड़ा दिया। कमांडोज के हेलमेट में कैमरा लगा होने के कारण यह सब अजीत डोभाल लाइव देख रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से सफल रही। उरी हमले में शहीद हुए जवानों का बदला लिया गया था, वह भी उनके घर में घुसकर। ऐसे ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी था। अजीत डोभाल की ही फुल प्रूफ प्लानिंग से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। साथ ही आईएसआईएस की गिरफ्त से इंडियन नर्सेज को बाहर निकालना हो या कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, इन सब में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा 1999 में कारगिल युद्ध, दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का प्लान, इशरत जहां एनकाउंटर केस, डोकलाम इश्यू, इन सभी केसेस में अजीत डोभाल इन्वॉल्व रहे हैं। वीडियो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अजीत डोभाल जी के वीरता के किस्से खत्म नहीं होंगे, और अजीत डोभाल जी को एक वीडियो में डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ हमारा एक प्रयास है जिससे हम आपको अजीत डोभाल जी के बारे में कुछ बातें बता पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।